हेलो बच्चों, कैसा हुआ आपका बीआरटी टेस्ट 12 वाला फिजिक्स का। तो फिजिक्स टेस्ट का आप डिस्कस करते हैं। आप क्वेश्चन बनाते जाइए वन बाय वन। आपने क्या किया, कितना करेक्ट किया, कितना अनकरेक्ट। बीआरटी 12 फिजिक्स। ठीक, क्वेश्चन 1 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लोज वेसल मतलब क्या है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वी हमारा कांस्टेंट है, बंद बर्तन है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो प्रेशर और टेम्परेचर बदलेगा। पक्की बात है, इससे निकाल लिया करें पी ओवर एनआरटी से कि क्या रिलेशन होगा। जो चीज़ कांस्टेंट हटा दिया तो एक्चुअली हो जाएगा पी प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, अब परसेंट वाला मामला है, कह रहे प्रेशर को 0.4% बढ़ा देते हैं। तो परसेंट की आसानी क्या होगी, P1 जो इनिशियल प्रेशर है हम 100 मान लें तो आसान रहेगा। तो P2 कितना हो जाएगा, कितना 0.4% मतलब क्या हुआ, 100 में 0.4 बढ़ा दिया, तो 100 तो पुराना था ही, 0.4 और बढ़ गया, तो ये हो गया। एक्चुअली ऐसे लेंथ चाहे लिख दे 100.4। ओके, ये बात प्रेशर हो गया। इनिशियल टेम्परेचर मान ली T1 है, ठीक है, केल्विन में है। चलिए तो T2 देख क्या हो गया, देखिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप याद रखिए डेल्टा सी कैलोरीमेट्री पढ़ाया गया आपने, ये डेल्टा के बराबर होता है। थर्मोमीटर में आपने पढ़ा है, तो सेंटीग्रेड में 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो केल्विन में भी 1 डिग्री बढ़ जाएगा। तो T2 क्या होगा, T1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये लगा दें P प्रोपोर्शनल टू T, दो कंडीशन लगा दें। यहाँ नीचे ले आए, क्या कह सकते हैं P/T इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब P1/T1 इक्वल टू P2/T2, दो कंडीशन लगा दी हमने। अब वैल्यू रखते हैं हम लोग। P1 देखिए, P1 100 हो गया, T1 तो पता नहीं हमको, इक्वल टू P2 हो गया 100.4 डिवाइडेड बाई T2 कितना हो गया, T1 + 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, तो देखिए सॉल्व कर लीजिए, हम सॉल्व कर देते हैं। 100 T1, ठीक है, + 100 इक्वल टू T, हाँ ये हो गया 100.4 T1, ये हो गया आपका। ठीक है, तो देखिए ये 100 यहाँ बचेगा, 100 इक्वल टू ये हो जाएगा 0.4 T1। तो T1 देखिए क्या निकलेगा, 100/0.4, पॉइंट हटा दिया तो 0 लग जाएगा। ठीक है ना, तो 250 आएगा। T1 माने केल्विन, तो 250 के हो गया। यही पूछा गया, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 250 के, मतलब फर्स्ट आंसर होगा। ओके, ध्यान रखें डिग्री सेंटीग्रेड में भी 250 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है कन्फ्यूजन करने के लिए। तो इसमें गैस लावा में हम लोग ये टेम्परेचर टी क्या होता है, इसमें केल्विन में होता है, सेंटीग्रेड में नहीं होता। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन। छोटी छोटी बातें एग्जाम में बड़ी बन जाती हैं, अगर आप अभी से ध्यान नहीं देंगे तो एग्जाम वही दिक्कत पैदा करेंगे। ओके, इसमें लिखा है देखिए हाइड्रोजन हीलियम के कितने मोल हैं, इसमें लिखा 2N1 मोल है। टेम्परेचर कितना है 10T। उसकी इंटरनल एनर्जी हाइड्रोजन के N2 मोल, टेम्परेचर कितना 60 के बराबर है। तो ये कह रहे हैं रेशियो बताइए। तो इंटरनल एनर्जी मतलब समझिए Q1 क्या हो गया, N1 CV1 × T1, पहले वाले की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी किसके बराबर है, इक्वल टू N2 CV2 × T2। 1 किसको माना हमने, हीलियम को, हीलियम हो गया 1, और हमारा दूसरा हो जाएगा हाइड्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन H2 हो गया 2, इसको हम 2 लिख दिया। ठीक है, N1 देखिए, N1 पहले हीलियम की बात लिखी है 2। अब हीलियम क्या मोनोटामिक, ठीक है ना, तो ये आपका 3/2 R हो जाएगा। T1 कितना है 10T × 10T इक्वल टू N2 CV हीलियम वो हाइड्रोजन का डायटामिक है, तो इसका 5/2 हो जाएगा, 5/2 R हो गया। टेम्परेचर कितना है 60 हो गया। अब देखिए R कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, हाँ N1, ये सॉरी 2 नहीं, दिस इज N1। ओके, N1 है, N1 मोल है, 2 मोल नहीं, मिस्टेक हो गई। ओके, ठीक है N1। ठीक है, अब देखिए
टी टी तो इसे कैंसिल हो गया। अब 3 से ये हो गया कैंसिल, 2 बचेगा। ओके, अब देखिए 5 से ये 2 हो गया और 2 से 2 ये गायब हो गया। सिंपली क्या बचा, सिंपली n1 बराबर n2 बचा एक्चुअली। तो n1 अपन n2 कितना हो गया, 1 हो गया। कैलकुलेशन भी आसान, ठीक। तो नज़र रखने वाली बात होती है कैलकुलेशन कैसे तेज करनी है, बहुत केयरफुली कायदे से कैंसिल करें। अगला क्वेश्चन 3 पे देखिए। 3 क्वेश्चन क्या कहता है, 2 गैसों को मिलाया गया, वो मोल्स दे रखे हैं, तो गामा मिक्सचर का गामा पूछा गया है। बुक्स में गामा मिक्सचर का फार्मूला दे रखा है, लेकिन फार्मूले आपका ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, कितने फार्मूले हो जाएं, 1.5 साल, बहुत बड़ा फार्मूला है। तो उस फार्मूले से ना निकाल करके गामा मिक्सचर कैसे निकालें, सीपी मिक्सचर निकाल लें, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सीपी मिक्सचर, इससे आसान रहेगा बजाय फार्मूले के। इनका सीपी मिक्सचर निकालने का तरीका आसान है। सीपी मिक्सचर निकालने का तरीका क्या है, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपान N1 प्लस N2। ये फार्मूला याद करना आसान भी है, ठीक है। 1 अब रखते जाए जरा, 1 मोल, उसमें गामा दे ही रखा है, वैसे मोनोटॉमिक पता भी होना चाहिए। CP 5/2 होता है, ठीक है, 5/2R प्लस N2 कितना है, हाँ 1 मोल इसका भी है, डायटॉमिक है, ठीक है, डायटॉमिक का 7/2 R। गामा दिया है लेकिन आपको इसे याद होना चाहिए CPCV, ठीक है, डिवाइडेड बाई N1 माने 1 + 1, ठीक है। तो आपको देखिए आ जाएगा, या इसे जोड़ दें, 12 2 6 अपान 3 हो जाएगा, 3R हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये इसी प्रकार CV मिक्सचर निकालें, फार्मूला क्या होगा, इसी से मिलता जुलता, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपान, जैसा फार्मूला इसका वैसे इसका, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोनो 3/2 1 × 3/2R प्लस 1 × डाई है 5/2R अपान 1 + 1, ये 2R बचेगा, ठीक। पक्की बात है, यहाँ वैल्यू लगती उठा कर रख दें, ये 3/3R अपान 2R, वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो बहुत आसानी से निकल आया, इसी मेथड से निकालें। फार्मूला बहुत बड़ा है, टाइम बर्बाद हो जाएगा उससे। फार्मूले याद, इतना मेमोरी लिमिटेड है, कितना आपको याद रहेगा, ढेर से फुल सिलेबस सोचिए कितना हो जाता है पूरे साल के आखिरी में। ओके, क्वेश्चन 4 पे आते हैं बच्चों। कहना है गैस के मॉलिक्यूल किस तरह से बिहेव, उसमें आइडियल गैस जब भी क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी गैसेस में, तो उसे प्रॉपर्टी दे रखी हैं कि गैस के मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करते हैं। तो उसमें उनको लेते हैं परफेक्टली इलास्टिक और रिजिड स्फीयर, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन होता है सब मानते हैं, और रिजिड स्फीयर मानते हैं। तो कैसे बिहेव करते हैं, आइडियल गैस की में यही बिहेव करते हैं, परफेक्टली इलास्टिक और रिजिड, मतलब क्वेश्चन 4 का 3rd ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई कर रहा है, उसकी टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो टोटल एनर्जी होती है, फार्मूला याद रखिए, 12 m² और a²। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं तो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, स्क्वायर, तो टोटल एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ये होगा। जितने ऑप्शन दे रखे हैं उसमें वाला मैच करता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो उसमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेलोसिटी दे नहीं है, वेलोसिटी पे है नहीं, तो क्वेश्चन 5 का आंसर आपका सेकंड वाला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 पे। अब देखिए आपको टाइम भी बचाने की कला पता होनी चाहिए, क्वेश्चन जल्दी करना, सही भी करना है।
ये सर्सन रीजन वाला क्वेश्चन 6 है। क्या रिवर्सिबल सिस्टम, बहुत कठिन, मैं रियल वर्ड में रिवर्सिबल सिस्टम मिलना कठिन है। वो वजह क्या है कि रिवर्सिबल सिस्टम में कोई भी एनर्जी को लॉस नहीं होता। एक्चुअली आइडियल जो रिवर्सिबल सिस्टम होता है कोई भी एनर्जी को लॉस नहीं होता। और रियलिटी में प्रैक्टिकल पोजीशन में एनर्जी लॉस को हम लोग कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एनर्जी लॉस हटा नहीं सकते। एनर्जी लॉस कुछ ना कुछ पक्का होगा। इसलिए ये बात सही है कि रियल लाइफ में रिवर्सिबल सिस्टम पाना मिलना कठिन है। और उसका रीज़न दे रखा है, मोस्ट अधिकतर प्रोसेस होती हैं डिसिपेटिव इन नेचर, माने एनर्जी का उसमें डिसिपेशन होता है, नुकसान होता है। तो बात भी सही है। तो रीजन जो इलस्ट्रेशन का एक्सप्लेनेशन देता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं बच्चों। हाँ, कह रहे पीवी बराबर आरटी, पीवी बराबर मान 1 मोल की बात है, मान लीजिए। ओके, ठीक है, 1 मोल है। तो कह रहे हैं ये एक्चुअली वही रियल गैस आइडियल गैस इक्वेशन है। तो रियल गैसें किस पोजीशन में इसको फॉलो करती हैं? तो थ्योरी पॉइंट है लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ये रियल गैसें भी फॉलो कर सकती हैं। ठीक है, तो मोस्टली मतलब काफ़ी नियरली रियल गैसें लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रियल गैसें इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं। तो थ्योरी वाला पॉइंट है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। क्वेश्चन 8 देखिए। एट क्वेश्चन में कह रहे 5 ग्राम ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप स्टेट बतानी है, प्रेशर P है, टेम्परेचर T है। तो क्वेश्चन स्टेट आइडियल गैस की क्या होती है? PV बराबर nRT। n क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स। n होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकलते हैं मास। ठीक है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दें। मास कितना है? 5 ग्राम। 5 ग्राम देखिए ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट जो दिए जाते हैं वो भी ग्राम में होते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है? 32, तो वो हो जाएगा 32। ये भी एक्चुअली ग्राम में ही होता है। तो ये हो गया 5/32। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दें हम लोग, तो एक्चुअली PV इक्वल टू 5/32 और RT हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर ऑक्सीजन। इसलिए हम लोग आइडियल गैस मान रहे हैं इस समय। ठीक है, ध्यान रखिए जितने मॉलिक्यूलर वेट जो दिए जाते हैं टेबल में वो ग्राम में होते हैं। क्वेश्चन अब आते हैं बच्चों 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9, इसमें लिखा है कोई बर्तन किसी में गैस बंद है, प्रेशर उसका P0 है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब तो देखिए प्रेशर का फार्मूला, इसमें नंबर ऑफ एक मास ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को जोड़ने वाला और RMS स्पीड को जोड़ने वाला फार्मूला प्रेशर का ये होता है P बराबर 1/3। याद रखिए उसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में Mn/V इंटू VRMS का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। M क्या है? एक मॉलिक्यूल का मास। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैपिटल V क्या? पूरा वेसल का वॉल्यूम। VRMS के लिए पता ही है क्या है? P है प्रेशर। इसमें क्या करें? मॉलिक्यूल सभी मॉलिक्यूल का मास को आधा कर दिया, RMS को डबल कर दिया। तो पहले क्या है? पहले P0 है। P0 प्रेशर ये है आप इतना। ठीक है, Mn पहले ये लिख दें अपान V और VRMS का होल स्क्वायर। नया प्रेशर मान ली P' है। क्या किया इन्होंने? देखिए क्या चेंज किया, इसको M को M/2 कर दिया। एक मॉलिक्यूल मास वाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखिए कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब वही रहेंगे। कैपिटल V वही रहेगा, है ना। हाँ,
VRMS का डबल कर दिया तो ये 2 VRMS का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे कर दिया एक्चुअली। ठीक है, तो आप देखोगे ये आ जाएगा इतना 1/3 है ना, mn, ये 2 से 2 कैंसिल मतलब 4 बन जाएगा वो, तो mn अपान v, और ये देखिए 2 आए, देखिए आप यहाँ 2 और आ जाएगा, 2 दिखा आ जाएगा इंटू VRMS का होल स्क्वायर, ये देखिए आ जाएगा। तो ये क्या है, ये P नॉट है ऊपर वाला, तो एक्चुअली 2 P नॉट प्रेशर हो जाएगा नया वाला, ओके ये ठीक, प्रेशर नया 2 P नॉट हो जाएगा। जो जो चीज़ें चेंज की हैं बस वो हम चेंज कर देंगे, बाकी कोई चीज़ें नहीं बताई गया तो हम लोग नहीं चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। इसमें CP बटे CV, CP अपान CV मतलब गामा, ओके। देखिए मोलर हैं, गामा का रिलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है, तो गामा इक्वल टू 1+2/f होता है। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, जो चीज़ें याद करनी वो हम बता देते हैं कि ये चीज़ें मस्ट याद रखनी पड़ेगी। f क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और गामा तो आप CP/CV है, तो ये फर्स्ट ये याद रिलेशन आना चाहिए याद। जो चीज़ मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, ये चीज़ मार्क कर ले रेड पेन से, नोट्स अभी आप बनाते चले साथ में चैप्टर वाइज, हर चैप्टर में जो जो फार्मूले याद करने हैं एक कॉपी अलग बना लें, टॉप चैप्टर लिख लें और फार्मूले, वो एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले बस फार्मूले याद करने हैं, वो तो और कोई काम नहीं करना, ठीक है, क्योंकि तभी फार्मूले एग्जाम याद रहेंगे। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 10 की बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 11 में क्या दिया है, R/CV, जो वैल्यू दे रखी 0.67 दे रखी है, तो बताना गैस कौन सी है, डायटोमिक मोड को जो भी। देखिए ये वैल्यू आप ध्यान दें, ये वैल्यू 2/3 के बराबर होती है, 2/3 की वैल्यू करें 0.67 के आसपास ही आती है, तो देख क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, CV की वैल्यू जो आएगी 3/2R, और देखो याद होना 3/2R CV किसकी होती है, मोनोटॉमिक की होती है, तो गैस क्या हुई, मोनोटॉमिक हो गई, ठीक है। ऐसे तो हमने CV पता कर लिया, उससे फैसला कर लिया कि गैस कौन सी है, मोनोटॉमिक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 12 बच्चों। में क्या दिया है, कह रहे हैं बताना कौन सा गलत है। फार्मूले कैसे बने, कहाँ से, एक तो ये होता है CP/CV बराबर गामा होता है, ये रिलेशन एक ये होता ही है, एक होता है CP-CV = R, ये मेरिट इक्वेशन दूसरा होता है। इन्हीं को हेल्प से फार्मूले बनाए लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सिंपली एक नज़र तेजी से नज़र देखिए हम लोग, तो चौथा वाला जो रिलेशन दे रखा है CP-CV, ये आराम से समझ में आ रहा है 2R, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, कि इसमें R होना चाहिए। ध्यान रखें ये मोलर स्पेसिफिक हीट हैं 1 मोल के लिए, तो पता चल गया। टाइम कौन बर्बाद करे, पहले नज़र तेज में नज़र डाल लेना चाहिए, जो आंसर आसानी से मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो चौथा आंसर D जो वाला है वो गलत है, उसमें दे रखा 2R, हमारे पास होता है R, तो तीनों को निकालने का टाइम बच गया। ये नहीं कि आप एक तरफ देखें, कभी कभी तेज नज़र देखने पे आंसर तेजी से मिल जाता है तो हमारा टाइम बच जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 बच्चों। ये सेल्सन रीजनल क्वेश्चन है। एडियाबेटिक कंप्रेशन कह रहे हैं इंटर एनर्जी टेम्परेचर, सेल्सन क्या कहता है, दोनों घटते हैं। जरा देखें कि क्वेश्चन क्या है, डेल्टा U = Q - W, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ये कहता है। अब एडियाबेटिक में क्या होता है, Q 0 है, Q 0 है एडियाबेटिक। और कंप्रेशन में क्या करें हम लोग, काम करेंगे तो वर्क क्या होगा, वर्क हो नेगेटिव, गैस काम नहीं करेगी, हम एक्चुअली गैस के ऊपर काम करेंगे। देखिए आप समझो गैस यहाँ भरी है, हम अगर दबाते हैं कंप्रेस करते हैं तो हमें काम करना पड़ता है, और वर्क डन बाई गैस पॉजिटिव होता है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क होगा निगेटिव। तो जरा देखें डेल्टा U के क्या बारे में क्या जानकारी है, 0, ये तो माइनस फार्मूले का है, माइनस और ये माइनस, वर्क निगेटिव है, तो एक्चुअली बन गया प्लस, ओके प्लस पॉजिटिव। डेल्टा U पॉजिटिव, डेल्टा U क्या, U फाइनल माइनस U इनिशियल पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0।
ग्रेटर देन 0, तो यू फाइनल इज ग्रेटर देन यू इनिशियल। इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उसमें लिखा घट रही है तो गलत है, एसर्शन गलत है। और दूसरी रीजन देखिए, रीजन दिया एडियाबैटिक कंप्रेशन स्लो प्रोसेस है। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट होती, स्लो नहीं होती, तो रीजन भी गलत है, एसर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, तो दोनों गलत हैं। इसका हमारा चौथा आंसर होगा, बोथ एसर्शन और रीजन आर फॉल्स। ठीक है, ये बात हुई बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। बात समझ में आ रही ना आप लोगों को? बहुत इजीली पीसफुल माइंड पढ़ेंगे, फिजिक्स नीट की बहुत सरल है, आप कायदे से करेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। हड़बड़ी में जल्दबाजी में कभी न करें, भाई इतने से काम बन जाएगा। इतने लेवल करते हैं जो यहाँ पे हो रहा टेस्ट में, जो क्लास पढ़ाया जा रहा है उतने काम बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन 14 देखिए, क्वेश्चन कैसे पढ़ना चाहिए। अब कह रहे हैं 14 देखिए, कितनी जूल एनर्जी चाहिए, 310 जूल। कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स 2। टेम्परेचर कितना बढ़ाया गया, 10 डिग्री। डेल्टा टी कितना है, इसमें लिखा है 25 से 35 किया गया, तो वो हो गया 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ पे हो रहा है, सीपी कांस्टेंट प्रेशर पे। ये कहाँ पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये हाल है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब क्या करना है, कह रहे यही काम करना है, बस कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना है, उतना ही डेल्टा टी है, वही गैस है। तो बताइए हीट कितनी होगी, तो चलिए हीट अब जो होगी वो होगी एन सी वी और डेल्टा टी। ठीक है, ये हमें निकालना है। चलिए देखिए एन मालूम है, सी वी नहीं मालूम, डेल्टा टी तो मालूम है। तो सी वी के लिए जानकारी हम लोग करें, जुगाड़ करें। सी वी व्यवस्था, सी वी व्यवस्था यहाँ से होगी, यहाँ की आपकी होगी एन सी पी डेल्टा टी है, होगा फार्मूला, क्यों कांस्टेंट प्रेशर पे आ गया। सब कुछ दिया है तो सी पी निकाले हम लोग। क्यू कितना 310, एन कितना है 2, सी पी नहीं मालूम, डेल्टा 10 है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दी, सी पी की जो वैल्यू आएगी वो 15.5 आएगी। 15.5 जूल में एक्चुअली आएगी। ओके, जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अब इससे क्या हो, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, इससे सी वी की व्यवस्था हो जाएगी। सी वी क्या होगा, सी पी माइनस आर। बस जूल का ध्यान रखें, 15.5, आर की वैल्यू जूल में कितनी होती है 8.3। ठीक है, तो ये 7.2 आ जाएगा, जूल में आएगा, जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सी वी अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दें हम लोग, यहाँ पर 2 मोल हैं, सी वी हो गई 7.2, डेल्टा टी कितना है 10, तो पॉइंट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दे, ये किसमें आएगी, जूल में आएगी। कैलकुलेशन भी आसान है। देखिए आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, जूल में 8.3 होती है, कैलोरी में लगभग 2 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड मालूम होता है। अब जो इसमें जूल की वैल्यू रखी है तो जूल रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, 15 क्वेश्चन। इसे पूछा है बताना कौन सा एसएचएम नहीं है, कौन सा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्वेश्चन 15 नॉट एसएचएम। ठीक है, स्प्रिंग का वर्टिकल ऑसिलेशन ये एसएचएम है। दोस्तों टाइम पीरियड फार्मूला आप जानते हैं, T2 पाई अंडर m अपन k से। सिंपल पेंडुलम तो नाम ही है, सिंपल पेंडुलम में एसएचएम है ही है। सन के अराउंड जो प्लैनेट घूमते हैं वो एसएचएम नहीं है, वो पीरियोडिक तो है, एसएचएम नहीं है। ठीक है ना, तो थर्ड वाला आंसर होगा आपका थ्योरी। और वैसे देखें यूट्यूब में पानी भरा हो, लिक्विड में भरा हो, उसका ऑसिलेशन भी एसएचएम है, तो थर्ड वाला नहीं है, थर्ड वाला एसएचएम नहीं है। थ्योरी में आपको पढ़ाया जाता है ये सब, थ्योरी वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 15।
अगला क्वेश्चन 16 में आते हैं बच्चों। 16 देखिए, 16 में सीपी, एक्चुअली सीपी छोटा समझे आप, एंड सीवी, इसमें लिखा स्पेसिफिक हीट, ये स्पेसिफिक हीट हैं। एक्चुअली क्या है, पूरा नाम है ग्राम स्पेसिफिक हीट, ग्राम स्पेसिफिक हीट है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है। मोलर शब्द कुछ लिखाने जाए तो ग्राम स्पेसिफिक हीट है ये, इसलिए हमने छोटा लिख दिया सीपी सीवी। कांस्टेंट प्रेशर वालों पे हैं, लेकिन मोलर नॉट मोलर है ना, नॉट मोलर स्पेसिफिक हीट, ये मोलर नहीं, एक मोल के लिए नहीं है, ये 1 ग्राम के लिए है, नॉट मोलर स्पेसिफिक हीट। तो जो दे रखा है हाइड्रोजन, सीपी, सीपी माइनस सीवी इक्वल ए, ये हाइड्रोजन के लिए है। तो अब देखिए, जो हम लोग जानते हैं मेयर फार्मूला सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये दोनों चीज है मोलर, 1 मोल के लिए होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये ग्राम नहीं है। तो इसको हम ग्राम मोलर में बदल सकते हैं। कैसे कैसे, एक, अब इसका एटॉम मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है हाइड्रोजन का 2, तो हम कह सकते हैं क्योंकि बिकॉज 1 ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी है सीपी, इसलिए 2 ग्राम के लिए क्या होगी 2 सीपी होगी, और ये हो जाएगी कैपिटल सीपी मोलर। तो हम क्या करें, पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि मोलर बदलने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगी 2 सीपी, देखिए छोटा स्मॉल लिख लें, माइनस 2 सीवी, इसको 2a हो जाएगा, इसको कैपिटल लिख दें। अब सीपी माइनस सीवी इक्वल टू हो जाएगा 2a, 2a और 2a बराबर ही होता है आर के बराबर, मतलब सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, आर होता है, मेयर फार्मूला, मेयर इक्वेशन। अब ये मोलर बदल गया, मोलर बदल गया तो ये वैल्यू आर के बराबर होगी। ये क्वेश्चन आपकी 1 बन गई। पहले ग्राम वाली थी, ग्राम स्पेसिफिक थी, तो उसको आर के बराबर नहीं थी, तो हमने मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 सीपी, छोटा स्मॉल, देखिए सीपी लिखने में मैंने छोटा लिखा है, तो कैपिटल, अब कैपिटल लिख दिया, तो ये मोलर नहीं, ये ग्राम वाली है, 1 ग्राम के लिए है। अब ये 1 मोल के लिए हो गई, मैंने रीजन बता दिया, 1 ग्राम के लिए सीपी, तो 2 ग्राम के लिए 2 सीपी इक्वल टू कैपिटल सीपी। ये बात हो गई हाइड्रोजन के लिए। ऐसे दूसरा दे रखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 28, यही लिख देते हम लोग, वही बात हो जाएगी सीपी माइनस सीवी इक्वल टू बी। 28 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी क्वेश्चन को, इंटू 28, 28 सीपी माइनस 28 सीवी 28 बी, तो ये हो गया सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर इक्वल टू 28 बी इक्वल टू ये आर के बराबर होगा। इक्वेशन 2 बन गई। अब देखिए 1 इक्वेशन में 2a बराबर आर है और इसमें 28b बराबर आर है, तो इसका मतलब 2a बराबर हो गया 28b, इक्वेशन 1 2 को मिला करके। ओके, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, 1 एंड 2, 2a बराबर 28b, या कह सकते हैं हम लोग a बराबर 14b। ए बी में रिलेशन चाहिए था, रिलेशन आ गया। अगला क्वेश्चन 17 देखिए बच्चों। इसमें VRMS के स्क्वायर, y एक्सिस में VRMS का होल स्क्वायर, यहाँ पे y एक्सिस में है और यहाँ पे है टेम्परेचर x एक्सिस में। तो देखिए VRMS फार्मूला देखिए, VRMS बराबर क्या होता है √3RT/m, स्क्वायर कर दें अगर तो VRMS
होल स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा। तो इसको अगर हम कह रहे हैं के कर दो कांस्टेंट मान लीजिए, तो वी आर एम एस का होल स्क्वायर इक्वल टू के और टी, के कांस्टेंट है, ओके, के बराबर कांस्टेंट। ये इसको वाई में प्लॉट किया गया है तो इसको वाई एक्सिस लिख दें, इसको एक्स में किया गया एक्स एक्सिस हो गए, ये होगा वाई इक्वल टू के इंटू एक्स। ये क्या हुई? स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन कौन सी? स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन पास करे, तो सेकंड आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है 17। अगला क्वेश्चन 18 बच्चों आते हैं। ये क्वेश्चन सब ये फार्मूले से ये क्वेश्चन अपने आप आ जाता है, ये क्वेश्चन से पता चल जाता ग्राफ कैसा है, तो याद नहीं करना चाहिए। हम आपको इसलिए जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम इसी तरीके से बताते हैं, ये क्वेश्चन निकालना फिर उसको समझना कौन सा ग्राफ है, सर्किल है, स्ट्रेट लाइन है कैसी होगी, पैराबोला है कैसा होगा। क्वेश्चन 18 देखिए, इसमें पीवी ग्राफ दे रखा है, पीवी ग्राफ दो टेम्परेचर अलग दे रखा है, दो टेम्परेचर पे, ठीक है, एक टेम्परेचर T1 पे ये ग्राफ है, एक दूसरे टेम्परेचर T2 पे ये ग्राफ है। तो बताना टेम्परेचर छोटा बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे पता चलता है, पीवी बराबर होता है एनआरटी, हम कह सकते हैं पीवी प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, बाकी कांस्टेंट है। तो अब जरा देखें पीवी की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी। मान लीजिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ये प्रेशर हो गया हमारा P, इसको कट किया ये वॉल्यूम हो गया हमारा, ये वॉल्यूम V1 हो गया, इसको वही कट किया, ये वॉल्यूम हो गया V2, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट ये किस कर्व के ऊपर, T1 के ऊपर जो प्रोडक्ट है पीवी प्रोडक्ट क्या होगा, PV1 होगा, और T2 कर्व के ऊपर जो पॉइंट है ये देखिए ये पॉइंट है ना, वो वैल्यू क्या होगी PV2, और V2 देखिए देख रहे हैं V2 की वैल्यू V1 से बड़ी है, ग्रेटर देन V1, तो पक्की बात है प्रोडक्ट क्या हुआ PV2 की वैल्यू PV1 से बड़ी होगी। हमने बताया PV प्रोपोर्शनल T, जिसका PV ज़्यादा उसका T ज़्यादा, तो V2 माने T2 इज ग्रेटर देन T1, क्यों PV2 किसके ऊपर आता है, T2 के ऊपर बना गया, T2 इज ग्रेटर देन T1। थर्ड आंसर हो गया, ओके बच्चों। तो ऐसे फैसला करते हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये मेथड काम करने का है, क्वेश्चन करने का। अब क्वेश्चन 19 पे आते हैं बच्चों। एसर्शन वाला है। एसर्शन क्या दे रखा है, जितने ऑल ऑसिलेटरी मोशन निश्चित रूप से पीरियाडिक होते हैं, और उल्टा मतलब सभी पीरियाडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होते हैं। तो चलिए बात सही है, एसर्शन वाला मैटर सही है, सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियाडिक होते हैं लेकिन सभी पीरियाडिक ऑसिलेटरी नहीं होते। अभी एग्जाम्पल आगे आएंगे, जैसे सर्कुलर मोशन कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पीरियाडिक है लेकिन एसएचएम नहीं है और ऑसिलेटरी भी नहीं है। तो एसर्शन सही है। और रीजन क्या बताया है कि सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल है, ये बात भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एसर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट है, दोनों सही, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि ये बात एसर्शन क्यों सही है, किस वजह से सही है, इसलिए सेकेंड आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाँ वही थ्योरी क्वेश्चन है, कह रहे हैं बताइए इसमें कौन सा ऑसिलेटरी मोशन होगा, तो 1 बाय 1 देखना है। पहला, अर्थ अपने अराउंड एक्सिस के अराउंड घूम रही है, रोटेशन हो रहा है, तो एक्चुअली पक्का ये ऑसिलेटरी नहीं है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन नहीं है। ऐसे में क्वेश्चन में हम लोग जहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट, तो हम लोग या तो 1 स्टार्टिंग करें 1 2 3 4,
या तो रैंडम आप कर सकते हो, जो आसान लगे उसको पहले कर देना चाहिए, ये मेथड होता है। ठीक है, तो पक्की बात है रोटेशन अपने जो अर्थ का अपने एक्सिस के राउंड रोटेशन है वो ऑसिलेटरी नहीं है। अब दूसरा देखिए, मतलब आप सिंपल वाले देख लेते हैं पहले। दूसरा है कि कोई बार मैग्नेट को NS पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया गया, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है और छोड़ा गया, तो वो भी नहीं होगा। अगर ये डाउट है तो सी वाला पहले देख लें, सी और डी, बी वाला मान लेना देखें। सी वाले में देखिए स्टीम इंजन है, एक पोजीशन से इधर उधर बैक एंड फोर्थ ऐसे कर रहा है सिलेंडर के अंदर, तो एक्चुअली ये आपका पक्की बात है ऑसिलेटरी होगा। एक मीन पोजीशन के राउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, वो ऑसिलेट होता है। तो थर्ड वाला मिल गया। तो डाउट वाले क्वेश्चन ऑप्शन पहले ना देखें, पहले जो कन्फर्म वाले हों वो ऑप्शन देखना चाहिए। अगर आंसर आराम से मिल जाता है तो डाउट वाला में क्यों पढ़ें। ओके, तो ये 20 वाला आपका थर्ड ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन काम के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 थ्योरी है लेकिन न्यूमेरिकल से कनेक्टेड है। कह रहे हैं बताइए कौन सी प्रॉपर्टी SHM की नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है, ये पीरियोडिक है, पक्की बात है, ये तो उसका करेक्टर है, पीरियोडिक तो होता ही है SHM, तो ये बात मतलब आंसर पहला वाला नहीं होगा। और दूसरा दे रखा है मीन पोजीशन के इधर उधर घूमता है, ये वाला भी सही है ना, ये भी प्रॉपर्टी है उसकी SHM की। और चौथा माले पहले देख लेते हैं जरा, तीसरा माले आपको लग रहा डाउट, तीसरा पहले ना देखें। चौथा दे रखा है कि एक्सेलेरेशन हमेशा स्टीम पोजीशन की ओर डायरेक्टेड होता है। एक्चुअली SHM में एक्सेलेरेशन हमेशा मीन पोजीशन की ओर डायरेक्टेड होता है, इसलिए एक्सेलेरेशन होता है -ω²x। माइनस यही बताता है इसकी एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन इसकी ओर सेंटर हमेशा डायरेक्शन मीन पोजीशन की ओर होगी। इसमें लिखा स्टीम पोजीशन की ओर होती है, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका, लेकिन पूछा SHM के कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो 21 वाला 4 हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन थे। थ्योरी वाले क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा समझदारी से करने पड़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा अटेंशन चाहिए, थ्योरी में मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा रहता है, न्यूमेरिकल में उतना कम डाउट रहता है, लेकिन थ्योरी में डाउट थोड़ा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। 22 में दे रखा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाए लिखते जाए। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है 2 cm, ठीक है। और जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 cm है, ठीक है, तो कह रहा है एक्सेलेरेशन की वैल्यू वेलोसिटी के बराबर, मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, ठीक है, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं, ठीक है। तो क्या बताना, फ्रीक्वेंसी बताइए। फ्रीक्वेंसी n, जो भी समझा, फ्रीक्वेंसी को n लिखते हैं, कई लोग f लिखते हैं, ये वैल्यू बतानी है। तो देखिए ये जरा देखिए, एक्सेलेरेशन क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू वो होगी ω²x, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी ω√a² - x²। ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, देखिए ये भी फार्मूला याद होना चाहिए और ये फार्मूला वेलोसिटी का भी याद होना चाहिए। फार्मूले ये मस्ट हैं। एक्सेलेरेशन क्या होता है ω²x और वेलोसिटी ω√a² - x² होता है। दोनों को मैग्नीट्यूड ने बराबर कर दिया, साइन को कोई लफड़ा नहीं, ठीक है। अब देखिए ये ओमेगा से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, जो चीज़ कैंसिल हो पहले कर देना चाहिए। अब अंडर हटाने के लिए स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, दोनों साइड, ओके। तो ω²x² बराबर हो जाए a² - x²। अब वैल्यू रखना शुरू कर दें हम लोग। x की वैल्यू कितनी है 1, a कितना है 2, देखिए ω², ठीक है, ये होगा 1 का स्क्वायर, a² - 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये बचेगा 3, ठीक है। तो ω² वैल्यू 3 आई, तो ओमेगा की वैल्यू होगा √3। ओमेगा क्या होता है 2πf, फ्रीक्वेंसी होती है ω/2πf होता है, तो इसलिए f हमें चाहिए, f के इधर ले आए इसको, √3/2π, ये सीधा f, बस यही आंसर हो जाएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 22 की। अगला क्वेश्चन देखें 23।
23 में देखिए दो स्प्रिंग जोड़ रखी हैं। पहले समझना पड़ेगा स्प्रिंग सीरीज में है कि पैरेलल में है। बीच में मास जोड़ रखा है m, ओके ठीक है, और ये आपकी स्प्रिंग K2 कांस्टेंट वाली है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट इसका K1 है। पहले फ्रीक्वेंसी f दे रखी है, इस पहले फ्रीक्वेंसी f है, ठीक है। बाद में क्या किया, बाद में K1 को 4K1 कर दिया और K2 को 4K2 कर दिया, लिखा इसमें, दोनों को 4 टाइम्स कर दिया, तो नई फ्रीक्वेंसी बतानी है, ठीक है। तो देखिए पहले स्प्रिंग समझें कैसे पैरेलल में, क्योंकि स्प्रिंग पैरेलल कैसे पहचानी हमने, दोनों का कंप्रेशन या एलोंगेशन बराबर होगा। जैसे मान लो इसको इधर क्लिक करते हैं, जितना ये खींचेगी एलोंगेशन होगा उतना कंप्रेशन होगा, तो दोनों स्प्रिंग होंगी पैरेलल में। तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट हो जाएगा, पहले स्प्रिंग होती है, K इक्विवेलेंट आपका ये हो जाएगा। K इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। फार्मूले देखिए, एक याद रखिए, T बराबर टाइम पीरियड क्या याद रखते हैं, जो अंडर रूट m K, K इक्विवेलेंट होती है, ऐसे समझे आप। वाली फ्रीक्वेंसी का हमें टाइम पीरियड याद है, फार्मूला एक याद रखिए, चाहे फ्रीक्वेंसी का चाहे टाइम पीरियड का, फार्मूला टाइप K इक्विवेलेंट, K ही क्या इक्विवेलेंट है। फ्रीक्वेंसी चाहे तो उल्टा कर दें आप, ओके। F क्या होगा 1/2 पाई और अंडर रूट K मतलब K1 प्लस K2 बटे m हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। पहले इस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी फार्मूला हो गया। आप कह रहे हैं बाद में इसको 4 गुना कर दिया, इसको 4 गुना कर दिया, नई फ्रीक्वेंसी देखिए क्या होगी, ये सब कुछ वही रहेगा, केवल K बदलेगा और क्या होगा, ठीक है। तो होगा 4K1 प्लस 4K2 अपान m हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो चलिए 2 इंटू 1/2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2 अपान m हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी f हो गई, तो ये फ्रीक्वेंसी f है, f नॉट है, f है, ठीक है। तो ये f हो गया, तो ये होगा 2f, नई फ्रीक्वेंसी आपकी 2f हो गई। अगला बच्चों क्वेश्चन, अगला देखिए क्वेश्चन 24। मास दे रखा है, बॉडी का मास 1 × 10⁻⁻² kg, हमने पावर में लिख दिया, मिस्टेक कम होगी, टाइम बच जाएगा। तो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशंस का ग्राफ दे रखा है एक्चुअली, ठीक है। तो ग्राफ देखिए, ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ग्राफ आपके सामने है ऐसे, ये वैल्यू जब 8 है तो ये वैल्यू -2 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे f है। तो बताना क्या है, टाइम पीरियड t बता क्या होगा। देखिए फोर्स फार्मूला क्या होता है, m ω² x होता है, ठीक है। एक्चुअली अगर देखें तो माइनस हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि एक्सीलरेशन अब माइनस होता है एक्चुअली, साइन देखेंगे तो माइनस हो जाता है। तो अगर ये पॉइंट ले लें, मान लीजिए ये ग्राफ ये पॉइंट लेते हैं, ये देखिए f कितना है 8, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कट ही जाएगा अपने आप, ठीक है। माइनस m कितना है 1 × 10⁻², ω² पता नहीं, s क्या -2, x क्या मीटर में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये इधर जाएगा 4, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 20, 4 हो जाएगा, ओमेगा 20 हो जाएगा। ओमेगा क्या होता है 2π/t, तो t बराबर ये t बराबर क्या होगा 2π/20, एक्चुअली π/10 हो जाएगा। पाई वैल्यू क्या होगी 3.14 अपान 10, 0.314 हो जाएगा एक्चुअली। तो वहाँ ऑप्शन कितना मैच कर रहा है, ये वाला, वहाँ बस 0.3 लिख रखा है,
सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 देखिए। हाँ, कह रहे हैं जो ग्राफ खींचा जाता है टोटल एनर्जी वर्सेस पोजीशन, वो स्ट्रेट लाइन है जीरो स्लोप वाली। टोटल एनर्जी कितनी होती है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अगर हम लोग अगर यहाँ ग्राफ खींचते हैं E वर्सेस x, चली लाइन क्या होगी? ऐसे। देखिए ये चीज़ कांस्टेंट है, x के साथ बदल नहीं रही, तो जब कांस्टेंट है ना, x साथ बदलेगी नहीं, स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगी। s की वैल्यू कुछ भी हो, क्योंकि सब चीज़ कांस्टेंट है, तो ये कह रहे हैं जीरो स्लोप तो है ही इसकी। इस लाइन की स्लोप कितनी है? जीरो। हाँ, और रीजन क्या बता रखा है? ये तो असर्शन था कि टोटल एनर्जी क्या पार्टिकल की पूरे मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। पक्की बात है, कांस्टेंट है, तो ये रीजन सही है, असर्शन को एक्सप्लेनेशन देता है रीजन। दिस इज करेक्ट। ओके बच्चों, ये बात हुई क्वेश्चन 25 की। अगला क्वेश्चन देखिए 26 करा देते हैं। 26 देखिए। SHM करते किसी पार्टिकल की क्वेश्चन दे रखी है 4d²x/dt² प्लस 320x बराबर 0। क्या टाइम पीरियड बताओ कितना होगा? टाइम पीरियड बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान दीजिए, d²x, भाई dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी। दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, d²x/dt², ये क्या होगा? ये होगा एक्सेलरेशन। तो हम क्या करें, इस टर्म को उधर ले जाएं और 4 से डिवाइड कर दें, तो d²x/dt² की वैल्यू होगी -80x हो जाएगा। तो ये क्या होगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर होगा -80x। एक्सेलरेशन क्या होता है? -ω² के बराबर होता है, तो -80x, x कैंसिल हो गया, ω² बराबर 80 हो गया, तो ओमेगा बराबर हो गया √80। निकाला हमको टाइम पीरियड। ओमेगा क्या होता है? 2π/t के बराबर होता है। t बराबर क्या होगा? 2π/√80। और आंसर देख रहे हैं, तो आंसर इस टाइप नहीं दिया, तुम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें। 80 में एक्चुअली क्या होता है? 16 × 5, ठीक है। इसमें लिखेंगे 2π√16 × 5, 16 का हो गया 4, तो 2π/ ये हो गया 4 × 5 हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, π/2√5 हो जाएगा। तो ये बात बन गई। ओके बच्चों, नहीं सबसे कहा सबसे है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बुला दो बेटा जी। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चों। क्या कहता है कि थ्योरिटिकल क्वेश्चन है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। इसमें लिखा है सर्कुलर मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है, तो ये मोशन किस टाइप का होगा? अब देख, स्पीड कांस्टेंट की वजह से टाइम, एक चक्कर लगाने टाइम कांस्टेंट होगा, तो पक्का पीरियडिक है। और लेकिन SHM नहीं होता एक्चुअली, समझ रहे हैं? इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, तो याद रखिए SHM नहीं होगा और पीरियडिक है। ओके, तो ये होगा आंसर पीरियडिक बट नॉट SHM। अगला क्वेश्चन देखिए 28 क्वेश्चन।
हाँ काइनेटिक एनर्जी एसएचएम कोई पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दे रखे पीवी स्क्वायर, तो क्वेश्चन बनाते चलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर एक्चुअली हो जाए पीवी स्क्वायर, ठीक है, साथ साथ बना दिया पढ़ लिया हमने, ठीक है, वी वेलोसिटी एक्चुअली। और पोटेंशियल एनर्जी है क्यू एक्स स्क्वायर, तो एनर्जी क्या होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये है क्यू एक्स स्क्वायर, ये दे रखे ये इसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है कह रहे हैं मैं बतानी है, हमें एक्चुअली शायद टाइम पीरियड बताना, ओके, टाइम पीरियड बताना क्या होगा, टी कैपिटल टी की वैल्यू बतानी है पी और क्यू के टर्म्स जोड़ते हुए, ठीक है। तो देखिए क्या किया जाए, फालतू चीज कैंसिल कर दें, देखिए वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ एम की वैल्यू होगी पी, ओके, हाफ एम की वैल्यू हो जाएगी वहां से पी के बराबर, ये वैल्यू उठाकर इसमें रख दें हम लोग, वैल्यू यहाँ रख दें, ठीक है, हाफ एम ये पी के बराबर हो जाएगा पी, तो क्या होगा पी ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से गायब हो गया, इससे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया क्यू अपान पी हो गया, तो ओमेगा हो गया अंडर रूट क्यू अपान पी, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो टी बराबर आ गया, इससे टी बराबर हो गया 2 पाई इधर और अंडर रूट पी अपान क्यू, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई कि बहुत बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 29 देखते हैं, 29 फिगर देखिए ये है, 3 स्प्रिंग ऐसे जोड़ रखी हैं, इसमें क्वेश्चन सबका के है, अब देखिए ये स्प्रिंग कांस्टेंट ऊपर 3 स्प्रिंग है, इसमें पैरेलल में है, इनका क्या हो जाए, इनका हो जाए 3 के, ये दोनों पैरेलल में इनका हो जाएगा 2 के, और ये तो अकेले है स्प्रिंग, तो नया फिगर हम लोग बनाए, अगर नया फिगर ऐसे बनेगा 3 के, ऐसे करके फिर इस साथ जोड़ते चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 के और ये के, ये आपका के इधर ये के हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये के हो जाएगा इस टाइप से। अब तीनों स्प्रिंग कैसे जोड़ रखी हैं सीरीज में, तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा 1 अपान के ही होगा, 1 अपान 3 के प्लस 1 अपान 2 के प्लस 1 अपान के, ऐसे हम कितना आएगा 6 के, ये होगा 2 प्लस 3 प्लस ये हो जाएगा 6, ये 11 अपान 6 के हो गया, तो के इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 के अपान 11, ये के इक्विवेलेंट हो गया, तो टी बराबर क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एम बटे के इक्विवेलेंट, तो 2 पाई अंडर रूट एम अपान के रूट रखेंगे, तो देखिए ये 6 के नीचे रह जाएगा और 11 चला जाएगा ऊपर, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 11 एम अपान 6 के। ठीक बच्चों, थर्टी में बताना है कौन एसएचएम, कौन सी इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो देखिए ए वाला देखें जरा, ए में क्या है y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, तो याद रखिए ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है इस टाइप क्वेश्चन, ए साइन ओमेगा टी प्लस इस टाइप कोई क्वेश्चन इस टाइप की हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस बी इंटू कॉस ओमेगा टी, या जो चीज़ इसके अंदर है वही चीज़ इसके अंदर है, और ये ए बी कोई कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन एसएचएम रिप्रेजेंट करती है, तो ए वाली एसएचएम है, ठीक है। बी देखिए, बी में क्यूब टर्म है, बी साइन क्यूब
तो ये SHM नहीं है। Q वाले टर्म जो होते हैं SHM को रिप्रेजेंट नहीं करते, दिस नॉट SHM। C वाला देखिए, C क्या, y इक्वल टू 5 cos 3 पाई बाई 4 माइनस 3 ओमेगा टी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप ऐसे चाहें इसको तो cos, अगर माइनस कॉमन ले लिया 3 ओमेगा टी माइनस 3 पाई बाई 4, ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए ये माइनस बाहर आ जाए, एक्चुअली माइनस ये ना समझे, आप भी समझें, ओमेगा टी माइनस 5 टाइप को कोई टर्म है कि नहीं, तो ये भी SHM रिप्रेजेंट करता है। अब D वाला टर्म, D में ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये SHM नहीं है। तो A वाला और C SHM रिप्रेजेंट करता है, तो आंसर इसलिए C वाला हो जाएगा, स्मॉल c। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31। इसमें क्या है, SHM कर रहा पार्टिकल, उसका वेट है W, स्प्रिंग लेंथ, पेंडुलम की लेंथ कितनी है L, तो मैक्सिमम टेंशन, ठीक, मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा, SHM कर रहा है तो चलिए ऐसे SHM करता है ऐसे, तो यहाँ पे T मैक्सिमम होगा, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती, यहाँ पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। ये पॉइंट मान ली A, इस पॉइंट FBD बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम एट A, क्या होगा, T अंदर की ओर हो जाएगा, mg होगा नीचे की ओर, एक्सेलेरेशन का सेंटर की ओर, mv स्क्वायर अपान r माने L। v क्या है, v मैक्सिमम, v मैक्सिमम कितना होता है, v मैक्सिमम होता है ओमेगा A। SHM मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा होती है। तो क्वेश्चन देखिए क्या बनेगी, T माइनस mg इक्वल टू m v ओमेगा स्क्वायर A स्क्वायर अपान L, हमने v की वैल्यू रख दी। तो देखिए T बराबर क्या होगा, mg उधर चला गया, प्लस और ओमेगा की वैल्यू कैसे रखेंगे, T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L बटे जी, इससे ओमेगा निकल आएगा, 2 पाई बाई ये इधर जाएगा, अंडर रूट जी बाई L बराबर क्या होगा ओमेगा, मेरा क्या मतलब 2 पाई बाई टी। उससे ओमेगा की वैल्यू वहां से उठा करके कहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ रखेंगे। m ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, जी बाई एल, और एक ये L हो गया और ये होगा A स्क्वायर, ऐसे हो गया। ठीक है, mg कॉमन ले लिया हमने, 1 प्लस A स्क्वायर अपान L स्क्वायर, mg क्या, W बराबर वेट लिखा, वेट है W, मतलब mg बराबर W, यहाँ रख दिया W, तो W A स्क्वायर अपान L स्क्वायर। तो इसमें SHM भी इस्तेमाल है और सर्कुलर मोशन भी है, और NLM का भी क्वेश्चन समझे आप, तीनों चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 32 बच्चों, कह रहे SHM करते हुए पार्टिकल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो हमेशा मीन पोजीशन की ओर डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन क्या होता है, जो लिखते हैं एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, माइनस टर्म बताता है ये कि एक्स के अपोजिट है, एक्स कहाँ लेते हैं, एक्स ये 0 लेते हैं और इधर की ओर एक्स नापा जाता है, तो माइनस एक्स क्या उल्टा, माइनस एक्स इधर हो जाएगा। ये क्या है, इसी को कहते हैं मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये बात हुई क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी समझे आप। क्वेश्चन अगला देखिए 33 बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट SHM करते पार्टिकल का दे रखा है, y बराबर 10
और साइन 20t प्लस π/3। ठीक है। करंट टाइम पीरियड बताओ कितना हो, टाइम पीरियड बताना है, इस टाइम पीरियड इस मोशन क्या होगा। तो ठीक से कैसे क्वेश्चन कैसे मैच करें, कंपेयर कर दें y बराबर a साइन ये क्या होगा ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने मैच कर दिया। देखिए ये क्या हो इसके बराबर हो गया, ओमेगा बराबर क्या 20 हो गया, ओमेगा 20। ओमेगा मतलब क्या होता है 2π/t, तो t बराबर क्या होगा 2π/20 मतलब π/10। पाई की वैल्यू रख दी 3.14/10 तो 0.314। तो इसमें नियर अबाउट आंसर क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है π/10, ऐसे दे रखा है तो वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं, π/10 दे रखा है। ऑप्शन पहले देख लेना चाहिए कि किस फॉर्म में आंसर दे रखा है, π/10 दिया है तो ठीक है। अब देखिए 34 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, सब ये बेसिक क्वेश्चन है एसएचएम के। दो पार्टिकल हैं मीन पोजीशन पे हैं, तो एक पार्टिकल मान ली इधर चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अगर एक इधर चल रहा है तो दूसरा पार्टिकल कहाँ चल रहा है इधर, तो फेज डिफरेंस बताना है, दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है। ठीक है। अब जरा देखें कि पहला वाला पार्टिकल यहीं पर कितनी देर बाद आएगा, इसी डायरेक्शन देखिए, तो ये पहला वाला क्या होगा इधर से इधर जाएगा, कितना एंगल चलेगा 90 डिग्री, फिर इधर से इधर आएगा फिर 90 चलेगा, तब यहाँ पे पहुँचेगा पार्टिकल नंबर 2 के पोजीशन पे, तब डायरेक्शन क्या होगी इधर। तो पार्टिकल 1 तो देखिए 90 ये और 90 ये कितना आगे है, कितना अंतर दोनों बीच में 90 + 90 बराबर 180 का फेज डिफरेंस है। ऐसे समझ सकते हो कि पार्टिकल 1 इधर पहले जा रहा था, इस साइड इधर को चल रहा था, और पार्टिकल 2 इधर जा रहा था। तो हम जरा देखें पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 की जगह पे कितनी देर में आएगा। तो देखिए पार्टिकल 1 पहले इधर जाएगा पूरा इधर तक, ये कितना टाइम होता है, ये कितना एंगल होता है, याद रखिए ये एंगल जो ये होता है t/4 होता है, t/4 माने 90 डिग्री, इधर t/4 जाएगा 90, फिर वापस 90 आएगा, तब पार्टिकल 2 की पोजीशन में आएगा। तो अंतर कितना हुआ 1 2 के बीच में 90 + 90 180 डिग्री, मतलब 180 मतलब पाई का फेज डिफरेंस है। तो ऐसे ओरली कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, समझ करके आप। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। एसएचएम पार्टिकल कर रहा है मोशन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा x बराबर a, स्मॉल ए लिखा, स्मॉल ए लिख दें क्या, x बराबर स्मॉल ए और साइन ओमेगा टी। अब ये क्या है, देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ से x नापते, x का मान 0 है, यहाँ से पहले a क्या एम्पलीट्यूड, a बराबर है एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से यहाँ तक गया, कहाँ तक गया x बराबर a/2 तक गया। ये टाइम यहाँ से जाने में टाइम इसको लग रहा है t1, ठीक है। फिर आगे दिखा है यहाँ से और आगे चला, यहाँ से ये x बराबर a/2 है, ये पोजीशन x बराबर a है, एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ जो टाइम लगा ये दे रखा t2। देखिए डिस्टेंस देखिए दोनों सेम है, a/2 ये भी a/2 ये भी, लेकिन टाइम अलग अलग होगा। तो याद रखिए दो टाइम होते हैं, एक होता है t/12 और एक होता है t/6। अब देखिए इस रीजन में देखिए वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम है, फिर कम होती जाती रही इस तरह। इस रीजन में वेलोसिटी ज़्यादा है, किसके तुलना में, इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ज़्यादा, तो वहाँ टाइम कम, तो कम वाला टाइम t1 होगा, कम वाला टाइम क्या, कम टाइम कौन सा t/12, बड़ा वाला टाइम ये टाइम ज़्यादा होगा, तो t2 क्या है t/6।
क्या चाहिए, T1 अपान T2 चाहिए, तो T/12 अपान T/6, ये हो गया 1/2, 1:2, ठीक है, ये 1:2 हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों 36, देखो बेटी ये दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए, दो टाइम ये होते हैं, जो चीज़ हम मेमोरी में रखना है उसको ब्रैकेट बना देते हैं। आप भी नोट्स में इसको ब्रैकेट बना लें रेड पेन से, इससे याद दोबारा रिवीजन करते समय ये मैटर आपको याद होना चाहिए। दो टाइम है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन एक T/6 एक T/12। कम ज़्यादा वाली बात हमने बता दी, किसमें कम होगा किसमें ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों 36 पे आते हैं। इसमें एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ दे रखा है, पूछते हैं कौन सा ग्राफ होगा। तो देखिए एक्सेलरेशन बराबर होता है, अभी बताया था हमने, -ω²x। एक्सेलरेशन प्लॉट किया गया वाई एक्सिस में, एक्सेलरेशन प्लॉट किया गया वाई एक्सिस में, एक्स को एक्स एक्सिस में ही प्लॉट किया गया है। एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, वाई बराबर क्या होगा, -ω² × x। ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, x की पावर 1 y की पावर 1, कौन सी कोई लाइन है, y = mx, स्ट्रेट लाइन जो मूल बिंदु से या ओरिजिन से पास करे, उसकी इक्वेशन y = mx होती है। m क्या होती है, स्लोप, m को बोलते हैं स्लोप। स्लोप देखिए कितनी यहाँ पे स्लोप है, -ω², मतलब निगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो कैसी लाइन होगी, आप ये लाइन होगी इस तरह से, तो लाइन आपकी इस टाइप की होगी, ऐसे ऐसे ओरिजिन से पास कर रही है, और स्लोप निगेटिव क्यों, ये जो एंगल है, एंगल एक्स एक्सिस से प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक डायरेक्शन जो एंगल होता है उसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा है, थीटा 90 से ज़्यादा होगा, क्योंकि m बराबर होता है tan थीटा। तो इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 देन स्लोप इक्वल टू निगेटिव, देन स्लोप हो जाएगी निगेटिव, और यहाँ पे निगेटिव स्लोप है, इसी लाइन आपकी ओरिजिन से पास करेगी, ऐसी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों बताते हैं 37 पे आते हैं। यह भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ये वेलोसिटी, हाँ डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दे रखी है, x बराबर दे रखा है a sin ω t, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना क्या होगा, पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकलती है, dx/dt से डिफरेंशिएट कर दें हम लोग, तो क्या होगा a cos ω t। इसमें कॉस का फंक्शन है कि नहीं, कॉस फंक्शन ग्राफ कैसा होता है, ऊपर शुरू होता है ऐसे, इस टाइप करके ऐसे कर शुरू होता है, ऐसे करके, ऐसे कौन सा ग्राफ होगा, सेकंड वाला वो फिगर हो जाएगा, बी वाला। याद रखिए कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, और साइन ग्राफ आपका ऐसे होता है, ऐसे, ये साइन का ग्राफ होता है। ये सब बातें पता होनी चाहिए आपको, नॉर्मल बातें, ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों 38 आते हैं। 38 में क्या है, किसी एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, लंबाई इसकी L है, इसको दो टुकड़ों में कट कर दिया, इक्वल टू एक लंबाई L1 स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस दूसरी L2 स्प्रिंग कांस्टेंट K2। L1 बराबर रिलेशन दे रखा, L1 बराबर दे रखा है NL2। बताना क्या है, K1 की वैल्यू बताइए क्या होगी, ये कॉमा है, चलिए ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, L के K इंटू L कॉन्स्टेंट होता है, K इंटू L का प्रोडक्ट जो होता है ये कॉन्स्टेंट होगा, जो वैल्यू इसके लिए होगी वही वैल्यू सब टुकड़ों के लिए होगी। क्या मतलब हुआ, K इंटू L बराबर होगा K1 L1 बराबर K2 L2, ऐसे ऐसे अगर और होते तो और हो जाता, यहाँ दो टुकड़े हैं तो ऐसे होगा। अब देखिए K1 कैसे निकलेगा, K1 निकलेगा इससे KL/L1 से, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में L1 नहीं आना,
हमें L1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखिए L1, अब L1 कैसे निकालें हम लोग, देखिए एक रिलेशन निकालते हैं अभी, ठीक है। तो और अब देखिए ये, हाँ एक काम करें हम लोग, उस काम करने के लिए फंडा है, इसको मान लीजिए अल्फा मान लें, इसको मान लें अल्फा। क्यों, आप जानते हो L बराबर होगा L1 प्लस L2, ऐसे भी कर सकते हैं। L बराबर क्या होगा, L1 प्लस L2 वैल्यू कितनी होगी, L1 अपान N हो गया आएगी। तो देखिए N एलसीएम आ गया, ये हो गया L1 N प्लस L1 बराबर L1 1 प्लस N हो जाएगा अपान N। उससे L1 की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए यहीं से निकल जाएगी, ये L हो गया, ये क्या होगा Ln डिवाइडेड बाई 1 प्लस N बराबर हो जाएगा L1, ठीक है। ये L1 की वैल्यू यहां से उठा करके यहां रख दें हम लोग, KL डिवाइडेड बाई Ln, ये चला जाएगा ऊपर 1 प्लस N इक्वल टू हो जाएगा K1, ठीक है ना। अब L से L कैंसिल हो जाएगा, देखिए अब इसको ऐसे आंसर ऐसे दे रखा तो ऐसे डिवाइड कर देते हैं, तो K हो जाएगा कॉमन और ये डिवाइड हो जाएगा 1 अपान N प्लस N अपान N इक्वल टू हो जाएगा K1, ये हो जाएगा 1। देखिए K1 बराबर क्या हो जाएगा, K1 प्लस 1 बाई N, ये कैलकुलेशन है। इसके अल्फा मानने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, वो भी मेथड था, लेकिन ये मेथड्स काम बन गया तो उसकी जरूरत नहीं है कोई, एक उससे भी कर सकते थे, लेकिन इससे काम बन गया कि L बराबर L1 प्लस L2, क्योंकि यही लंबाई तोड़ के दो भागों में बांटा गया है। इससे हमने क्या किया, L1 की वैल्यू निकाल ली, कि एक्चुअली आंसर में L1 ही तो नहीं मालूम, ये KL तो है, L1 हमें चाहिए, L1 की वैल्यू यहाँ के कहाँ से मिली, वहाँ से मिल गई, वहाँ से L1 उठा करके यहाँ रख दी हमने, ठीक है बच्चों, बस काम बन गया। थोड़ी कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं, बस ये मेन फंडा है। K इंटू L ये कांस्टेंट, हर टुकड़ों के लिए KL कांस्टेंट होगा, जो मेन टुकड़े के लिए होगा वही सब टुकड़ों के लिए होगा। ये पॉइंट याद रखने वाला पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन देखिए 39 पे आते हैं। 39 में क्या है, एक हॉलो मेटेलिक स्फीयर है, ऐसे ही उसमें लिक्विड भर रखा गया है, वाटर, इसे पूरे जगह वाटर भरा है, ऐसे इसको यहां से कहीं लटका दे क्या, ऐसे ठीक है। ये सस्पेंशन पॉइंट है, ये यहां से लटकाया गया, ये इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहां से उसको बांधा गया, लटकाया गया है ना। तो टाइम पीरियड जो होता है T बराबर, पहले पूरा लिक्विड पूरे भरा है, 2 पाई अंडर रूट L इफेक्टिव, इफेक्टिव L इफेक्टिव बटे G। L इफेक्टिव क्या होता है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिस पॉइंट से हम लोग लटकाते हैं, डोरी को बांधते हैं, वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले यहाँ पे होगी। तो एक्चुअली L इफेक्टिव क्या चीज होती है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन पॉइंट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉब के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी होती है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब, है ना, एंड CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉब। तो पहले देखिए जब पूरा लिक्विड भरा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, सेंटर पे होगी, तो L इफेक्टिव, ये L इफेक्टिव होगी, ये स्टार्टिंग में L इफेक्टिव ये है। तो टाइम पीरियड पहले इतना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे छेद कर दिया तो लिक्विड पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। तो पहले क्या हो गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से नीचे तरफ जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ जाएगी, नीचे तरफ जाएगी, L इफेक्टिव क्या होगा, है ना। तो जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा L इफेक्टिव बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, टाइम पीरियड आपका बढ़ेगा। पानी जैसे निकलेगा जमीन से, यहाँ से
तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगी, सेंटर से नीचे जाएगी, तो ये दूरी आपकी बढ़ जाएगी, एल इफेक्टिव बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। उसके बाद फिर जब पूरा खाली हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगेन दोबारा यहीं पर आ जाएगा, तो फिर देखिए घट जाएगा। तो बाद में सेंटर ये एल इफेक्टिव घटेगा, है ना, फिर एल इफेक्टिव घट जाएगा तो टाइम पीरियड भी घट जाएगा। पहले बढ़ेगा, उस बाद फिर घटने लगेगा, फिर घट जाएगा, फिर सेंटर पे आ जाएगा सेंटर ग्रेविटी। तो उसमें टाइम पीरियड क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। अगला क्वेश्चन 40 देखिए, 40 क्वेश्चन बच्चों। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में, नीट में छोटे क्वेश्चन आते हैं अधिकतर क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन भले बाई चांस बड़े हो जाएं, छोटे सिलेक्शन छोटे इस क्वेश्चन से होगा। इसमें देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, एसएचएम पार्ट कर रहा है कोई पार्टिकल, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, देखिए क्या दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ऐसे दिया इस टाइप से, ऐसे करके ठीक। फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी एफ कहो चाहे एन कहो, ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1 बाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकाला है तो बात बन जाए, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ क्या है, वैल्यू +4 है, टाइम क्या है 0 है, ये 0 है, ये टाइम 0 है, और ये 0.01 टाइम, ये टाइम प्लॉट किया गया यहाँ पे, टाइम t, और ये 0.02 है, और ये 0.0। देखिए अब देखिए वेलोसिटी यहाँ क्या थी, यहाँ वेलोसिटी थी मैक्सिमम, यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ वेलोसिटी होगा 0। जरा देखिए एसएचएम में क्या होता है, ऐसे यहाँ वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है 0 होती है, और ये टाइम इंटरवल कितना टाइम होता है, ये टाइम होता है t/4 के बराबर। हमेशा ये फिगर माइंड में रखना चाहिए, एसएचएम क्वेश्चन करने में ये फिगर बहुत काम करेगा। यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ वेलोसिटी 0, दोनों की टाइम इंटरवल कितना t/4। तो यहाँ देखिए यहाँ इंटरवल क्या है, ये 0 टाइम, ये 0.01, तो 0.01 माइनस 0 बराबर 0.01, ये किसके बराबर होगा, ये t/4 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम, वेलोसिटी यहाँ पे 0, ये मैक्सिमम वेलोसिटी और 0 वेलोसिटी के बीच टाइम इंटरवल कितना है t/4, तो यहाँ कितना है, ये माइनस ये बराबर t/4, इसे t की व्यवस्था हो जाएगी, t बराबर क्या होगा 4 × 0.01 0.04। तो अब t आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, f बराबर 1/t 1/0.04, और यहाँ 0.00 कर दें तो 2 अंक यहाँ पे, ये ऐसे खत्म, ये ऐसे खत्म, ये 25 हो जाएगा, 25 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन ये आपकी इस टाइप पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 41, ये कंपाउंड पेंडुलम क्वेश्चन है। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, जब बॉब है ना, बॉब का कोई साइज वगैरह हो, जैसे बॉब डिस्क की तरह का हो, इस टाइप का हो, तो उसमें कंपाउंड पेंडुलम क्वेश्चन है, कंपाउंड पेंडुलम का। इसमें क्या किया गया है कि रिंग को, ये रिंग है ऐसे, ये रिंग है वाली, यहां से लटका दिया, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहां से लटका दिया, ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, ऐसे लटका दिया, ऐसे ऑसिलेट कर रही है। तो कह रहे हैं इक्विवेलेंट, ये अगर सिंपल पेंडुलम इक्विवेलेंट हम बनाना चाहते हैं इसको, तो उसकी लेंथ कितनी होगी। जैसे कंपाउंड पेंडुलम को टाइम पीरियड जो होता है t बराबर क्या होता है 2π√I/mgd, mg × d। अभी बता रहे I क्या है, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिस पॉइंट से लटकाया गया उस पॉइंट के अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मतलब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट इनर्शिया इसका चाहिए। और डी क्या है? डी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी यहाँ पे होगी रिंग की, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की दूरी। डी है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी लटका रहे हैं हम लोग। तो इसमें देखिए ये रेडियस, रिंग की रेडियस दे रखी आर, तो डी की वैल्यू क्या होगी? डी की वैल्यू यहाँ पे आर हो जाएगी। आई क्या होगा? देखिए एम तो मास, कोई दिक्कत नहीं। आई क्या होगा? देखिए इसके रिंग का इसके अबाउट कितना होता है? एम आर स्क्वायर। तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा? पहला इस थ्योरम से इसके अबाउट तो एम आर स्क्वायर होता है, तो इसके अबाउट क्या होगा? एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये सब रोटेशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप लोग। ये होगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, क्या होगा? 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दे जरा, तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट 2 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी इंटू आर। एम से एम कैंसिल हो गया, एक आर से आर गायब हो गया, अंडर रूट 2r बाई जी हो गया। और सिंपल पेंडुलम क्या होता है? 2 पाई तो साथ में बाहर है, 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी होता है। एल इफेक्टिव मतलब, ठीक है। तो तुलना करें, कंपेयर करें दोनों को। एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा? 2r। वही बताना था, अगर सिंपल पेंडुलम की इक्विवेलेंट चाहते हैं तो एल इफेक्टिव कितना होगा? वो हो जाएगा 2r के बराबर। ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों। 42 अगला क्वेश्चन देखिए। डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन दे रखी है, x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। आप कह रहे हैं इसकी स्पीड मैक्सिमम कम होगी, स्पीड निकालने क्या होगी? स्पीड होगी dx अपॉन dt, क्या होगी? a ओमेगा कॉस हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस लगाने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। माइनस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। तो माइनस ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी प्लस वाई बाई 4। तो मैग्नीट्यूड से मतलब माइनस नहीं मतलब। तो ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 2 पे। तो ये जब वैल्यू पाई बाई 2 होगी तो पूरी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। ओमेगा टी सर छोटी वैल्यू पाई बाई 2 होती है, प्लस पाई बाई 4 इसको पाई बाई 2, इसको वहाँ ले जाएंगे तो ओमेगा टी ये पाई बाई 4 हो जाएगा। टी बराबर क्या होगा? पाई बाई 4 ओमेगा। ठीक है, ये बच्चों की बात क्वेश्चन नंबर 42 की। अगला क्वेश्चन 43 देखिए। क्वेश्चन कह रहे हैं किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड पहले टी है, लेंथ 21% बढ़ा दी, तो क्या टाइम पीरियड में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा? तो देखिए परसेंट का मामला है तो हम लोग इनिशियल लेंथ क्या ले लें? 100, आसान रहेगा। तो टाइम पीरियड पहले टी है, एल कितनी है? 100। बाद में टाइम पीरियड निकालना है, कितनी होगी? 21% का मतलब क्या हुआ? 100 में 21 बढ़ा दी, तो नई लेंथ कितनी हुई? पुरानी प्लस इंक्रीज बराबर ये हो गई।
ठीक है। तो परसेंट डिक्रीज, जैसे परसेंट डिक्रीज या डिक्रीज निकालने का तरीका समझ लें। जैसे कोई वैल्यू है, इसको 2 से हमने 5 कर दिया, ये बच्चे नहीं जानते, तो हम आपसे पूछें परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ इसमें। अगर वैल्यू को 2 से 5 कर देते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। इंक्रीज माने बड़े छोटा घटाते हैं, ध्यान रखिए आप। 5 - 2 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू कितनी, 2 इंटू 100, ये फंडा होता है। तो यहाँ पे क्या किया, अब देख टाइम पीरियड जानते हैं आप कि t बराबर इंक्रीज बोल रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, t डैश इज ग्रेटर देन t। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज बराबर क्या होगा, बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करें डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ये होगा। डिवाइड कर दें जरा, टी डैश अपान टी और माइनस देखिए 1 हो जाएगा इंटू 100। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, टी डैश अपान टी क्या होगा। ठीक है, वो कैसे काम करें। अब टी बराबर क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी। तो टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, अंडर रूट एल, क्योंकि एल ही बदल रही है और तो बदल नहीं रहा कुछ। तो इससे हम क्या करें, इससे रिलेशन बन जाएगा एक, इससे क्या होगा, टी प्रोपोर्शनल टू रूट मतलब एल, तो टी अपान टी डैश इक्वल टू अंडर रूट शुरुआत की एल, मतलब समझ रहे हो बात को, शुरू की एल मतलब 100 अपान 121। प्रोपोर्शनल का यही मतलब हुआ, इसकी लेंथ ये, इसकी लेंथ ये, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 10 अपान 11। ओके, तो ये जो वैल्यू इसके अपोजिट करके यहाँ वैल्यू रखें, टी डैश अपान टी क्या होगा, 11/10 हो जाएगा, 11 अपान 10। ओके, तो यहाँ वैल्यू रख दें हम लोग 11 अपान 10 माइनस 1 इंटू 100, तो ये एक्चुअली आपका आ जाएगा 10%। देखिए इसको एरर मेथड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि परसेंटेज जो चेंज है वो 5% ज़्यादा है, तो इसको बेसिक मेथड से निकालेंगे। परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने का तरीका यही है। ये कई क्वेश्चन फंडा बहुत जगह काम आता है, मोमेंटम निकालना, कहीं परसेंटेज डिक्रीज निकालना हो, उसका मेथड आपका यही है। अगला क्वेश्चन देखिए 44 बच्चों, मास कितना दिया है बॉडी का, पहले बदलते चलें, ½ kg, हमने केजी में कर लिया, 500 ग्राम दिया था, आज पहले कर दिया। स्प्रिंग कांस्टेंट के वैल्यू दे रखी है 8 पाई स्क्वायर, देखते जाएं MKS है कि CGS, MKS में कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी बतानी है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, एम्पलीट्यूड बराबर 10 cm। तो स्प्रिंग से मास लटकाई जाती है, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड फार्मूला याद रखिए, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट m बटे k। ये फार्मूला याद होना चाहिए। बॉडी m मास क्यों स्प्रिंग कांस्टेंट के से लटकाते हैं, SHM करती है। चाहे फ्रीक्वेंसी याद कर लें, चाहे टाइम पीरियड याद कर लें। तो पहले टाइम पीरियड को याद है हमको, टाइम पीरियड निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी बाद में निकल आएगी, सब वैल्यू रखते चले जाएं। m का मतलब आधा 1 इंटू 8 पाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 पाई, ये हो जाएगा 16, 4 हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, ये होगा 1/2। फ्रीक्वेंसी उल्टी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 हर्ट्ज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी खत्म। 1/t, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t, ये याद रखिए, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t, ये फिर रिलेशन याद होनी चाहिए। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई f, ये भी याद होना चाहिए। इसी को 2 पाई/t भी लिख देते हैं, बात एक ही है।
छोटे छोटे रिलेशन तो याद होने चाहिए आपको। क्वेश्चन 44 की बात हुई बच्चों। अगला क्वेश्चन 45। एक थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन है। हाँ, हीट निकलती है गैस से, तो देखिए हीट टेकन बाय गैस पॉजिटिव होती है, तो हीट क्या होगी, ये होगी -20 जूल। साइन पहले पढ़ते जाएं, क्वेश्चन साइन रखते जाएं। और वर्क इज डन ऑन गैस, वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होता है, तो डब्ल्यू भी हो गया -10। यू आई इनिशियल एनर्जी दे रखी है, कितनी है 40 जूल। तो एनर्जी फाइनल बतानी क्या होगी, तो क्या करें हम लोग, पहले डेल्टा यू लगाएं हम लोग। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। और डेल्टा यू क्या होता है, याद रखिए डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये सब बातें छोटी छोटी पता होनी चाहिए, ये बात पता होनी चाहिए और ये रिलेशन भी पता होना चाहिए। इससे हम लोग साइन, प्रॉपर साइन अपनी तरफ रखेंगे, जो साइन रखे जाते हैं ना, हम लिख सकते हैं वी पुट जो वैल्यू हमें मालूम है, वैल्यूज विद साइंस यस, है ना। इस क्वेश्चन में वैल्यू साइन के साथ रखेंगे जिनकी वैल्यू साइन हमें मालूम है। डेल्टा यू क्या हो गया, क्यू क्या हो गया -20 और माइनस, अब देखिए दो यूनिट सेम होनी चाहिए, जो यूनिट इसकी वही इसकी और वही इसकी निकल आएगी, माइनस और -10, ये हो गया -10 के बराबर। डेल्टा यू क्या और यू फाइनल तो निकालनी है, इनिशियल मालूम है 40 40 में -10 हो गया। ठीक है, तो देखिए यू फाइनल कितना हो गया, ये होगी 40 - 10 बराबर हो गया 30 जूल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। ये रेडिएशन वाला क्वेश्चन है। बॉडी एरिया दे रखा है, एरिया को एमपीएस में लिख दें, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ऐसे याद रखिए 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कैसे निकालें, देखिए मान लो कभी डाउट हो जाए, 1 मीटर स्क्वायर बराबर पता नहीं कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका सिंपल तरीका बता देते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का क्या मतलब है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर माने 10⁻² cm इंटू 10⁻² cm, क्या हो गया 10⁻⁴ cm स्क्वायर हो गया। ऐसे ही मीटर क्यूब चेंज कर सकते हो आप लोग, तो मतलब मेमोरी में अगर डाउट हो जाए तो ऐसे बदल लेना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ये, और इसको अगर बदलना है, इसको यहाँ लाना है, तो 1/10⁻⁴ मीटर स्क्वायर बराबर ये 1 cm स्क्वायर हो जाएगा, यही 10⁻⁴ हो जाएगा। एक यूनिट को बदलना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में यूनिट को बदलना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हो। जानबूझकर यूनिट ऐसे दी जाती है, एक एमपीएस एक सीजीएस। तो यहाँ देखिए हमने सीएम स्क्वायर दिया था, तो मीटर स्क्वायर बदल दिया एरिया। टेम्परेचर दे रखा है केल्विन, 10⁻³ लिख दिया हमने, बजाय 1000 को हमने ऐसे लिख दिया पावर में। पावर में लिखने से मिस्टेक नहीं होती, पता है एक 0 छूट ही गया, और टाइम भी कब लगता है। तो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी निकलेगी, तो देखिए एनर्जी निकलने 1 सेकेंड वाली कितनी होती है, सिग्मा ए T⁴ स्टीफेंस लॉ कहता है 1 सेकंड में इतनी एनर्जी निकलती है।
वैल्यू सब रख दें हम लोग, है ना, सबको दे ही रखा है। देखिए रखें हम लोग MKS में वैल्यू 5.67 टू 10⁻⁻8। देखिए सब वैल्यू वाट वगैरह MKS में है। एरिया क्या है 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3 का पावर 4। अब देखिए काम आसान, ये -12 हो गया, ये +12 हो गया, इसकी व्यवस्था सब कैंसिल हो गई, सीधे वैल्यू -5.67 आ गया, खत्म। ठीक है, पक्की बात है। जूल में एनर्जी कितनी, जूल में MKS में है 5.67 जूल हो गई। कैलकुलेशन ध्यान रखें अपने आप, देखिए -12 और +12 बराबर हो गया, कैंसिल। क्वेश्चन 47 देखिए, स्टार, एक कोई स्टार है, स्टार का नाम दे दिया A स्टार है, इधर कोई सन है, ठीक है। एनर्जी अगर इसकी E है, इसकी कितनी है 10⁻4 E है, 1 सेकेंड में एनर्जी निकल रही है इतनी है, अलग अलग रेशियो दे रखा, ठीक है। सन, इसका टेम्परेचर कितना है 6 × 10⁻3 के केल्विन, ये टेम्परेचर इसका है। इसका कितना है 2 × 10⁻3, हमने देखिए पावर में लिखा है केल्विन। रेडियस इसकी मान ली R1 है, ये R2। हमें क्या करना है, हमें हाँ R1/2 बताना क्या है। ध्यान रखिए किसको किसके बताना है, उल्टा ना कर दें, क्योंकि आंसर में जानबूझ करके अपोजिट दे देते हैं कहीं कहीं। अब देखिए एनर्जी जो होती निकलती है, अभी बताया हमने E सिग्मा A T⁴, या हम कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होगा, A होता 4πr², तो इसको हम कह सकते हैं R² और T⁴, E प्रोपोर्शनल टू हो गया। बाकी कांस्टेंट हमने हटा दिया। अब 2 कंडीशन लिख लें, किसका, इसको हमने लिख दिया 1, इसको लिखा हमने 2। तो देख क्या होगा E1/I2 E1/E2 R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू T1/T2 का पावर 4। E1 कितना है 10⁻4E, वैल्यू रखना शुरू करें 10⁻4E/E, E कैंसिल हो गया। इसको ऐसे R1/R2 तो निकालना ही है, इसको ऐसा रहने दें। T1 देखिए रेशियो लेंगे तो 3 आ जाए, देखना आप कैंसिल हो जाए, देखना आप, है ना, क्या आप कर लिख सकते हैं आपके सामने T1/T2 2 × 10⁻3 6 × 10⁻3 का पावर 4, ये कैंसिल हो गया और ये बचा 3, ठीक है। तो 3⁴ 1/3, तो ये इधर जाएगा, तो एक्चुअली 3⁴ हो जाएगा, इक्वल टू R1/R2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ, ये 10⁻4 और बचा देखिए, और ये 10⁻4 भी बचेगा यहाँ पे, इंटू 10⁻4 देखिए, इंटू ये 10⁻4 बचा ना, 10⁻4 यहाँ पे बचेगा, इसको साथ सब लिख दें यहाँ पे, देखिए 10⁻4 इंटू 3⁴ इक्वल टू हो जाएगा R1/R2 का होल स्क्वायर। हमें चाहिए R1/R2, तो पूरे का स्क्वायर रूट ले लें, 10⁻4 का हो गया 10⁻2, इसमें 4 पावर की आधी रह जाएगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा सीधे R1/R2, तो ये क्या होगा 900 हो जाएगा, 900 हो गया। R1/R2 कितना हो गया 900 हो गया, R1/R2 बराबर 900। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 48 न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्वेश्चन है। गर्म पानी से भरी बाल्टी रखी है,
तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरने में टाइम लगता है इसको T1, और 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा होने में टाइम लगता है T2। इसी और आगे देखिए 65 से 60 होने में टाइम लगता है T3। तो T1, T2, T3 में रिलेशन चाहिए। अब देखिए टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ भी 5 डिफरेंस, यहाँ भी 5 डिफरेंस, यहाँ भी 5 डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, लेकिन जैसे जैसे बॉडी का टॉप टेम्परेचर कम होता जाता है, रेट ऑफ कूलिंग, ठंडे होने की दर वो कम होती जाती है, तो धीरे धीरे ठंडा होगा, है ना। तो देखिए इसीलिए टाइम बढ़ता जाता है। रेट देखिए कोई चाय पहले शुरू में जल्दी जल्दी नहीं होगी, फिर धीरे धीरे रेट ऑफ कूलिंग घटती जाती है। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग जो होती है, रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, किसके बीच में? बॉडी का मीन टेम्परेचर और सराउंडिंग टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग माने जिस कमरे में जहां बॉडी रखी होगी, तो बॉडी टेम्परेचर जैसे कम होता जाएगा रेट ऑफ कूलिंग घटती जाएगी, तो इसलिए टाइम बढ़ता जाता है। अब बॉडी टेम्परेचर देखिए पहले इस रेंज में था, फिर इस रेंज कम हो गया, तो रेट ऑफ कूलिंग घटती जाएगी, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 वाला। देखिए नीट एग्जाम में टाइम कम होता है, इसलिए काम थोड़ा तेज भी चाहिए, कैलकुलेशन सरल होनी, मतलब सिंपल मेथड होना चाहिए। इसमें 2 स्फीयर हैं, रेडियस मान ली स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, ठीक है। इसका मान ली R रेडियस R है, तो इसकी रेडियस कितनी है? 2R है। रेडियस रेशियो दे रखा है डेंसिटी इसकी अगर 2 रो है तो इसकी क्या रो। स्पेसिफिक सेम है, सेम सराउंडिंग में रखे गए हैं, तो रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू एरिया अपॉन MC। M क्या? मास। M क्या? मास। और C क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी, जिस बॉडी जिस मटेरियल बनी उसकी स्पेसिफिक हीट होती है ना, ऑफ बॉडी। तो इसको अगर देखें तो ये फंडा याद होना चाहिए आपको। इसी को देखें, प्रोपोर्शनल टू के एरिया क्या होगा? 4πr²। स्फीयर है ना, चलिए M मास, क्योंकि इसमें डेंसिटी दे रखी है, तो मास क्या होगा? वॉल्यूम टू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर 4/3πr³। डेंसिटी रो हो गई मान लिए, इस पर की हो गई C सेम है इसमें, तो C हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। C हम लोग हटा सकते हैं, C सेम है, C हम हटा दिया, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? देखिए एक नीचे R बचेगा, 1/R रो हो गया, और सब कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू ये 1/R रो। तो रेट ऑफ कूलिंग 1/2 चाहिए, चलिए, ठीक है। रेट ऑफ कूलिंग तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ कर दें रेट ऑफ कूलिंग, ओके, ऑफ 1 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ कूलिंग ऑफ 2। इसकी दूसरी डिवाइड इक्वल टू क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, R2 रो 2 अपान R1 रो 1। R2 कितनी? 2R अपान R इंटू रो 2 कितनी है? रो 2 की रो है, रो अपान 2 रो।
अब देखिए रो रो कैंसिल, 2 2 कैंसिल, आर आर कैंसिल, ये 1/1 बचा। रेट ऑफ कूलिंग रेशियो क्या होगा 1:1। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है। इसमें हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 50 बच्चों, इसमें दिया है बॉडी टेम्परेचर 90 से 60 डिग्री होने में टाइम के लगता है 5 मिनट। क्वेश्चन समझ ले पहले। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग थीटा एस, एस माने सराउंडिंग, ये टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री है। तो कह रहे हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होने में टाइम T2 बराबर क्वेश्चन मार्क, T2 कितना लगेगा। ठीक है, इसको नाम दीजिए हमने T1। तो देखिए पूरी को असली क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी। रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग, इसे लिखते हैं डी थीटा अपॉन डी टी, या हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है, कोई कांस्टेंट के, कोई कांस्टेंट थीटा मीन, अभी बताते हैं क्या मतलब, माइनस थीटा ऑफ सराउंडिंग, एस माने सराउंडिंग, कमरे, जिस कमरे में बॉडी रखी है वही सराउंडिंग हो गई। ये फार्मूला है, चलिए ये फार्मूला याद होना चाहिए न्यूटन कूलिंग लॉ का। डेल्टा थीटा कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस, कितना बॉडी टेम्परेचर में चेंज हुआ। टी क्या है, टाइम, कितना टाइम लगा। अब पहले इसका इक्वेशन बना, इसका इक्वेशन, ठीक है। तो देख क्या होगा 90 माइनस 60 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 5 इक्वल टू क्या हो गया के, ये एनी कांस्टेंट है, के इज एनी कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट है, के इज एनी कांस्टेंट, के कोई कांस्टेंट है। थीटा मीन, मीन क्या होता है, यहाँ से यहाँ ठंडी हुई, इन दोनों का मीन, दोनों टेम्परेचर का मीन, मतलब 90 प्लस 60 अपॉन 2, ये इस मीन निकालने ऐसे निकाला जाता है। बॉडी जहाँ से लेके जहाँ तक ठंडी हुई उन दोनों का मीन, और माइनस थीटा सराउंडिंग कितना है 20। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आएगा के इंटू, ये आएगा 55। ये क्वेश्चन आपकी पहली बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी क्वेश्चन इससे बनेगी, इसके लिए क्या होगा 60 माइनस 30, टाइम T2 निकालना है हमको, इक्वल टू के, ऐसे मीन इसका हो जाएगा। तो मीन एक्चुअली क्या होगा 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये 25 हो जाएगा, के इंटू 25। ठीक, ये क्वेश्चन हमारी हो गई 2। अब 1/2 कर दें, चाहे 2/1 कर दें, क्योंकि के कैंसिल करना है हमको। तो देखिए यही कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए ये आया तो आपका आया 30, ये भी 30 कैंसिल हो जाएगा, T2/5 हो जाएगा सीधे। तो हमने कह दिया 1/2, ये हो जाएगा T2/5 इक्वल टू 55/25, 5 कैंसिल करेंगे 5 कैंसिल करेंगे 11 हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, T2 बराबर 11, यूनिट क्या थी मिनट, मिनट हो जाएगा 11 मिनट। ठीक बच्चों, क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे एकदम बिल्कुल। फिर भी आपको डाउट कुछ लगता है, कंफ्यूजन, ठीक है, सॉल्व करें, मैच करते जाएं कैसा क्या है। कोई आंसर डाउट कंफ्यूजन तो लगता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये नाम लिख देता हूँ, ओके, जानते तो हैं हमको, ये नंबर है।
पिछला टेस्ट आपको लग रहा था कुछ टफ कुछ हो गया, वर्टिकल सर्किल कुछ क्वेश्चन मुझसे लेंदी हो ही जाते हैं थोड़े से, उस टफ नहीं हमारा अच्छे क्वेश्चन कभी आ जाए बाई चांस तो क्वेश्चन ध्यान दिए, इस बार क्वेश्चन आपको बेसिक मिलेंगे। ठीक है, ये नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं कोचिंग में फ़ोन करके। कोई डाउट लग रहा है, कन्फ्यूजन कहीं आंसर में, डिस्कशन किसी में, तो संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, कोचिंग मिल जाऊँगा। उसके बाद अगले टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और नीट के लिए बेस्ट ऑफ लक। कायदे से तैयारी करें। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन बेसिक होते हैं, और रही बात 5 क्वेश्चन की, 5 क्वेश्चन आप कुछ टफ हो सकते हैं बाई चांस मान लो, वैसे तो काफ़ी सिंपल। ठीक है बच्चों।